वेलकम बैक एवरीबॉडी। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं इंटेंगलवर्स। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में 3D में, और ये क्लास 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर सीरीज का 15th वीडियो है। इसमें आप बहुत ही अच्छे से 3D में आपको समझाया गया है कि ये सीरीज क्या है, लाइमन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, उसका स्पेक्ट्रम कैसे निकलता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, ये सभी बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। तो बिना समय को वेस्ट किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि एक प्लैनेट जो धरती से बहुत ज़्यादा दूर है उसके एटमॉस्फेयर में कौन सा गैस है, वो हम लोगों को कैसे पता चलता है? तो वो पता चलता है साइंस का एक पार्ट के द्वारा जिसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिफाइन करना चाहें तो इट इज़ द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विथ मैटर। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब किसी मैटर से इंटरेक्ट करता है, उससे जब टकराता है तो उसका बिहेवियर और उसका प्रॉपर्टी चेंज होता है, जिसको ऑब्जर्व करके हमको पता चल पाता है कि उस प्लैनेट पे, उसके एटमॉस्फेयर में ऐसा कौन सा गैस है। इस बेसिस पे हम ये भी प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि उसके प्लैनेट के सरफेस पे कोई लाइफ होगा कि नहीं, कोई जीव जंतु वहाँ पे होंगे कि नहीं, इसे हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं। इसके अलावा अदर थिंग्स भी है जिसे हम प्रेडिक्ट करते हैं, लेकिन ये भी उसमें से एक पॉइंट है जिसे हम प्रेडिक्शन आसान हो जाता है और प्रेडिक्ट हम लोग कर पाते हैं इसके द्वारा। तो इसके बारे में, स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हम जानेंगे। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी मैटर से इंटरेक्ट करता है, मतलब मैटर में एटम्स है तो एटम से इंटरेक्ट करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पेक्ट्रम बनता है एटम से इंटरेक्ट करने के बाद, उसी को एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोलेंगे, जिसके बारे में आज हम लोगों को जानना है। और स्पेशली क्लास 11th में हम लोगों को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में जानना है, तो उस पर मेन फोकस रहेगा और हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम को जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि स्पेक्ट्रम किसको बोलेंगे। तो स्पेक्ट्रम का डिफिनीशन है, इट इज द इंप्रेशन प्रोड्यूस ऑन द स्क्रीन व्हेन रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ इज एनालाइज्ड थ्रू द प्रिज्म। मतलब अगर किसी सर्टेन वेवलेंथ का कोई रेडिएशन है जो कि मान लो जा रहा है और इस प्रिज्म से होकर पास करता है और स्प्लिट कर जाता है अपने सब्सिक्वेंट कलर्स में, और उसका जो इंप्रेशन बनाता है उसके वॉल पे, उसके स्क्रीन पे जो इंप्रेशन वहाँ पे बनता है, उसी इंप्रेशन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो बुक में आपको इस तरह का इंप्रेशन दिख रहा होगा, जो कि जनरली इस तरह से पास होकर ऐसे जाता है और एक सर्कुलर बनाता है, पर उससे एक पट्टी, एक पतला सा स्ट्रिप आपको बताया जाता है, जिसमें पता चलता है कि कौन कौन से विजुअल कलर्स है उसमें। वही क्या है? वो स्पेक्ट्रम है उस लाइट का। तो ये विजुअल स्पेक्ट्रम हो गया जो हमको दिख रहा है। इसके अलावा अदर लाइट्स भी होते हैं, लेकिन विजुअल स्पेक्ट्रम यही है जो हम लोगों को दिखता है। तो स्पेक्ट्रम का डिफिनेशन आपको पता चल गया। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रा कितने टाइप के होते हैं? ये होते हैं दो टाइप के। एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है इमिशन स्पेक्ट्रम। तो पहले एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो अगर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, जिसमें अलग अलग वेवलेंथ है, उसको अगर किसी भी सैंपल से पास करेंगे, मान लो इस जार में कोई भी गैस है, उसको क्या अगर हम पास कराएंगे और उसके जो बचा हुआ, निकला हुआ, इससे जो निकलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसको किसी प्रिज्म से होकर पास करा के जो स्क्रीन पे उसका इंप्रेशन प्रोड्यूस होगा, वो बनेगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या होता है कि इससे जो लाइट निकला ना, तो इसमें बहुत सारे वेवलेंथ है, तो कुछ वेवलेंथ क्या करता है, ये गैस, ये जो एलिमेंट है, गैस है चाहे अदर एलिमेंट है जो वेपर स्टेट में है, उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। बाकी के वेवलेंथ इससे पास होके यहाँ पे इंप्रेशन प्रोड्यूस करता है। तो जो एब्जॉर्ब हुआ है वो यहाँ पे डार्क लाइंस बना देता है। इसके स्पेक्ट्रम में क्या होता है? डार्क लाइंस बना देता है। मतलब ये जो है एब्जॉर्ब हो चुका है पहले ही, तो ये क्या बना? ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बना। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपको पता चल गया है। और स्पेक्ट्रम अब जब भी हम बोलेंगे ना, तो पूरे प्रोसेस को नहीं बताएंगे कि उसमें से वेवलेंथ ऐसा निकला है और ऐसे जाके इंप्रेशन बनाया है, जो कि ये है। आप समझ जाइएगा कि जो भी वेवलेंथ है ऐसे पास होके प्रिज्म से और इस तरह का इंप्रेशन उसके स्क्रीन पे बनाया। तो आप डायरेक्ट हम आपको स्पेक्ट्रम दिखाएंगे, जिससे आप समझ पाइएगा कि हाँ, उसको प्रिज्म से होकर पास करा के तब ऐसा स्पेक्ट्रम बना है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपको पता चल गया है। अब बात करते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम का, कि इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। कि मान लो कोई गैस है जिसको हम गर्म किए हैं, जिसको क्या किए हम लोग? हीट किए हैं, या कोई भी एलिमेंट को हीट किए हैं। जब हीट किए हैं तो उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम निकलेगा। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के एक बीम को इस प्रिज्म से होकर पास कराएंगे और उसका क्या देखेंगे? इमिशन देखेंगे, उसका स्पेक्ट्रम देखेंगे किस तरह का स्पेक्ट्रम है। वो क्या हो जाएगा? इमिशन स्पेक्ट्रम। अगर उसको गर्म किए हैं तो उसमें से रेडिएशन प्रोड्यूस होता है। तो एक बीम को अलग करने के लिए क्या करेंगे? इसके बीच में एक डिस्क लगाएंगे, जिस डिस्क के बीच में क्या रहेगा? एक होल रहेगा। तो इस डिस्क को लगा के यहाँ पे उसमें एक होल कर देंगे, तो एक बीम यहाँ पे पास किया। यहाँ जो आपको प्रोड्यूस हो रहा है, आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं, एक्चुअली में ये लाइट है। बहुत सारा लाइट अलग अलग
दिशा में चल रहा है, और एक लाइट का बीम जो इसको के बीच के पास किया है, जो आपको लाइन से यहाँ मैंने दिखाया, ये समझो कि ये पूरा लाइट ही है, और एक लाइट का बीम इधर पास करके उसका क्या बनाया है, उसका इंप्रेशन बनाया, वो हो गया इमिशन स्पेक्ट्रम। अब इमिशन स्पेक्ट्रम भी दो तरह का होता है। एक इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, ये एलिमेंट जो है एक्साइटेड एलिमेंट जिसमें एनर्जी है, जो गर्म है, वो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम निकालता है, मतलब व्हाइट लाइट निकालता है। जब उस व्हाइट लाइट को प्रिज्म से होकर पास कराएंगे और उसका स्पेक्ट्रम देखेंगे तो उसमें सारे कलर्स होंगे, कोई भी गैप नहीं होगा, उसमें सारे कलर्स जो विजुअल रीजन में जितने भी कलर्स एक रेनबो में होते हैं सारे कलर्स उसमें रहेगा। लेकिन वही कुछ ऐसा एलिमेंट होगा जिसका जो वेवलेंथ निकलेगा वो मतलब जिसका जो रेडिएशन निकलेगा वो कलर्ड रेडिएशन रहेगा। उस कलर्ड रेडिएशन को जब प्रिज्म से होकर पास करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे तो देखेंगे कि कुछ लाइंस बने हैं, कुछ लाइंस कलर्ड लाइंस बने हैं, हो सकता है येलो हो, रेड हो, अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग लाइंस होंगे, तो वो उसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम ही बोलते हैं, क्योंकि अलग अलग लाइन कलर के अलग अलग लाइंस निकले हैं। अलग अलग लाइंस मतलब अलग अलग वेवलेंथ निकला है, टोटल कंटिन्यूअस वेवलेंथ नहीं निकला है, अलग अलग वेवलेंथ निकला है। तो अगर कहीं डार्क लाइंस है मतलब वहाँ कोई भी लाइट नहीं है, और कोई कलर्ड लाइन है मतलब वो कोई खास तरह का क्या है, वेवलेंथ है। अलग कलर है तो अलग वेवलेंथ है, समझ में आ रहा है। तो कलर को वेवलेंथ से समझेंगे तो आसानी हो जाएगा समझने में साइंस में। तो इमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम के दोनों पार्ट मैं बता दिया। अब चलते हैं सनलाइट पे, कि इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने बताया कि जब किसी व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से होके पास करेंगे और उसके बाद उसका स्पेक्ट्रम देखेंगे तो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाता है। ये कंटिन्यूअस क्या बनाता है, स्पेक्ट्रम बनाता है जिसमें सारे कलर्स हैं। लेकिन वही अगर सनलाइट को, इससे पहले आपने पढ़ा होगा कि सनलाइट भी क्या होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। लेकिन अब आ गया है समय कि आप अच्छे से पढ़ पाएँ कि वो कंटिन्यूअस नहीं होता। बहुत अच्छे से अगर हम उसको देखें ना सनलाइट को, तो उसमें देखेंगे कि पतले पतले डार्क लाइंस होते हैं। क्या होता है, डार्क लाइंस, मतलब वहाँ डार्क लाइंस की जगह पे कोई वेवलेंथ था जो मिसिंग है, जो वेवलेंथ है जो नहीं है उसमें। कंटिन्यूअस मतलब सारे वेवलेंथ है, वहाँ डार्क लाइंस है मतलब उसमें कुछ वेवलेंथ है जो वहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो ये सबसे पहले देखा गया था। अभी से 200 साल पीछे अगर जाएं तो एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे जिनका नाम विलियम, एक मिनट उनका नाम मुझे याद नहीं है, विलियम हेड वाल्स्टन। विलियम हेड वाल्स्टन ने 1802 में ये एक्सपेरिमेंट के दौरान ये पता किया कि अरे ये तो सनलाइट में बहुत सारे डार्क लाइंस है, फिर सनलाइट तो कंटिन्यूअस नहीं है। सबसे पहले उन्हीं ने पता किया था। फिर उसके बाद एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जो कि बहुत ही अच्छे से इस एक्सपेरिमेंट को किए, और लगभग 500 से भी ज़्यादा वो डार्क लाइंस उन्होंने उसमें खोजा, जिनका नाम था फ्रॉनहोफर, विलियम हेड फ्रॉनहोफर। पूरा नाम मुझे देखना पड़ेगा, जोसेफ वॉन फ्रॉनहोफर, सॉरी, जोसेफ वॉन फ्रॉनहोफर उनका नाम था, जिन्होंने लगभग 500 से भी ज़्यादा ऐसे डार्क लाइंस सनलाइट में ढूंढे थे। अब वो डार्क लाइंस तो सनलाइट में ढूंढ लिए, पर उनको ये नहीं पता था कि सनलाइट में ये डार्क लाइंस होते क्यों हैं। और उस समय किसी भी साइंटिस्ट को नहीं पता था कि सनलाइट में ये डार्क लाइंस क्यों आ रहे हैं, और उनको इसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा था। तो इसके बहुत सालों बाद कुछ और जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, दो साइंटिस्ट का, रॉबर्ट विलियम बंसेन एंड रॉबर्ट किर्चॉफ। रॉबर्ट विलियम बंसेन एंड गुस्टाव रॉबर्ट तो ये जो दो साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट विलियम बंसेन एंड गुस्टाव रॉबर्ट किर्चॉफ, इन दोनों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया। उसमें क्या किया, बंसेन ने एक खास तरह का एक लैंप बनाया जो कि लैंप में वाइट लाइट निकलता था। मान लो एक लैंप बनाया, इसके जो फ्लेम है वो ट्रांसपेरेंट है, मतलब कोई भी कलर का नहीं है, लेकिन वो हीट करता है। तो क्या किया उन्होंने, एक जार लिया, उसमें कोई भी एलिमेंट डाला, उसको हीट किया। जब हीट करने पर वो वेपराइज हो गया, वो एलिमेंट क्या हो गया, वेपराइज हो गया, मतलब गैसेस स्टेट में आ गया वो एलिमेंट। तो देखा गया क्या, वो एलिमेंट एक पार्टिकुलर टाइप का रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि रेडिएशन वही वेवलेंथ का है जो फ्रॉनहोफर लाइंस में, जो कि फ्रॉनहोफर ने 500 से भी ज़्यादा लाइंस दिए थे, जिसको फ्रॉनहोफर लाइंस भी बोलते हैं, उसमें जो मिसिंग वेवलेंथ है वही वेवलेंथ है उस एलिमेंट के इमिशन स्पेक्ट्रम में। तो उन्होंने क्या किया, उस एलिमेंट को बदल बदल के देखा कि अलग अलग एलिमेंट को उन्होंने गर्म किया, फिर उसका जो रेडिएशन देखा तो वो देखा कि फ्रॉनहोफर लाइन से ही मिलते हैं। मतलब एक ही एलिमेंट का जो
रेडिएशन है वो सारे डार्क लाइन से नहीं मैच कर रहा है, लेकिन एक एलिमेंट का रेडिएशन है कुछ डार्क लाइन से मैच कर रहा है, फिर अदर एलिमेंट का कुछ अदर डार्क लाइन से मैच कर रहा है, इस तरह का था। तो अगर एक एग्जाम्पल में देखें तो सोडियम को जब उन्होंने गर्म किया, सोडियम को क्या किया, गर्म किया, तो उसका जो रेडिएशन इमिट हुआ है, तो उसका जो रेडिएशन इमिट हुआ है और उसको जब अगर हम ऑब्जर्व किए हैं उसको प्रिज्म से होकर पास करके उसका स्पेक्ट्रम देखे हैं, तो देखे हैं कि वही वेवलेंथ है जो कि फ्राउनहोफर लाइंस में जो अलग अलग टाइप के डार्क लाइंस थे उसको अगर हम डिवाइड करें तो उसमें डी में जो है, डी में जो डार्क लाइंस है वही सोडियम से निकले हैं। तो सोडियम से निकला हुआ जो ब्राइट लाइंस है वो डी के डार्क लाइंस में परफेक्टली फिट बैठता है। तो पता चलता है कि ये डी का जो डार्क लाइंस है वो किससे निकला है, सोडियम से। मतलब डार्क लाइंस जो उसमें से निकल गए हैं वो परफेक्टली फिट बढ़ रहा है सोडियम के इमिशन स्पेक्ट्रम से। समझ में आ रहा है? इसी तरह इसमें अदर नेम्स आप देख लो कि उस एलिमेंट से इसके इमिशन स्पेक्ट्रम का डार्क लाइंस फिल हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख गया। सोडियम का मैंने एक एग्जाम्पल बताया। तो जैसे कि सोडियम को गर्म किया तो इमिशन स्पेक्ट्रम निकला, मतलब कुछ लाइट इमिट हो रहा है। वैसे भी नेचर में जितने भी एलिमेंट है अगर उसको हम गर्म करें तो उसमें से क्या होगा, लाइट निकलेगा। इसी प्रिंसिपल पे हमारे घर में जो ट्यूब लाइट है वो वर्क करता है कि ट्यूब लाइट में क्या है, कोई गैस है उसको गर्म किए या उसमें इलेक्ट्रिसिटी भेजे हैं, क्या भेजे हैं, इलेक्ट्रिसिटी भेजे हैं, तो वो क्या किया है, उससे रेडिएशन निकला है। या फिर अगर कोई भी एलिमेंट को गर्म भी करते हैं तो भी, चाहे वो गैसियस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, अगर इस तीनों को गर्म करेंगे तो ये रेडिएशन निकालेगा। या फिर अगर कोई गैसियस स्टेट में है उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी भी भेजेंगे तो वो क्या होगा, उससे रेडिएशन प्रोड्यूस होगा, जिसके बेसिस पे हमारे घर में जो ट्यूब लाइट होता था वो वर्क करता था पहले। अब तो एलईडी लाइट्स आ गया, लेकिन पहले जो ट्यूब लाइट जिसमें गैस रहता था उसमें इलेक्ट्रिसिटी भेज के उसका इमिशन होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम निकलता है, जो कि हम लोग एज ए लाइट देखते हैं। उसको लगता है कि क्या है, लाइट है, हमारा ह्यूमन आई परसीव करता है उसको एज लाइट। तो ये समझ में आ गया आपको कि किस तरह से इमिशन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है किसी भी एलिमेंट से। अब हर एलिमेंट का जो इमिशन स्पेक्ट्रम होगा वो यूनिक होगा अगर वो डिसकंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस में तो ये पता चल रहा है कि सबका सेम तरह का लाइट निकालेगा, मतलब कोई भी एलिमेंट सारे लाइट्स निकाल दे रहा है, सारे कलर का स्पेक्ट्रम निकाल रहा है, तो क्या होगा, कंटिन्यूअस। अगर डिसकंटिन्यूअस निकाल रहा है तो वो एक यूनिक टाइप का निकलेगा। जैसे कि अगर मान लो हाइड्रोजन का जो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम निकलता है वो एकदम यूनिक होगा, हीलियम का अलग होगा, हाइड्रोजन का अलग होगा, तो उसका स्पेक्ट्रम देख के ही आपको पता चल जाएगा कि ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है या हीलियम का स्पेक्ट्रम है। तो इससे पता कर पाते हैं कि ये किस से एलिमेंट से निकला है। तो अगर किसी एलिमेंट से निकला ये इमिशन स्पेक्ट्रम में। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या मैंने बताया था कि अगर पार्टिकुलर वेवलेंथ को अगर हम किसी सैंपल ऑफ गैस से पास करें तो उसमें कुछ वेवलेंथ क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बाकी का जो प्रोड्यूस होता है स्पेक्ट्रम उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो कुछ एलिमेंट्स क्या, कुछ जो वेवलेंथ है उसमें क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। इसी के कारण फ्राउनहोफर लाइंस बनता है। जो सनलाइट में जो लाइंस, डार्क लाइंस देखे हैं वो फ्राउनहोफर लाइंस है, वो इसी के कारण बनता है, क्योंकि जो सन से जो लाइट निकला है वो बहुत सारे एटमॉस्फेयर से पास होकर अर्थ के पास आया जाए। सबसे पहले तो सन का ही एटमॉस्फेयर है, तो सन से निकला हुआ लाइट सन के एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं उसमें उसका कुछ वेवलेंथ वहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया, फिर ऐसे आया तो धरती पे जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें कुछ एब्जॉर्ब हो गया, और उसके बाद हम लोग उसका देख रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे डार्क लाइंस हो रहे हैं जो कि कहाँ कहाँ ऑब्जर्व हुए, सन के सरफेस के एटमॉस्फेयर में और धरती के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे उसके वेवलेंथ मिसिंग हो गए, एब्जॉर्ब हो गए उसमें, जिसके कारण उसमें डार्क लाइंस। लेकिन वही कोई व्हाइट लाइन अगर हम धरती पे बनाए उसका अगर देखें तो वो कंटिन्यूअस होगा। सन का भी जो इमिशन होता है ओरिजिनल वो कंटिन्यूअस ही रहता है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर से पास होके आता है ना, जिसके कारण क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस, उसमें डार्क लाइंस आ जा रहे हैं। तो अब हम जानेंगे हाइड्रोजन का इमिशन के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में कि हाइड्रोजन का जो इमिशन होता है वो किस तरह का इमिशन होता है। तो हाइड्रोजन क्या होता है, सबसे पहले जान लो कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, जैसे कि जो कि पीरियोडिक टेबल में जिसका फर्स्ट नंबर है, तो उसमें देखो कि इस तरह का एक इलेक्ट्रॉन होगा और इसका बीच में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में इसमें बहुत सारा मैंने पार्टिकल्स दिखा दिया, उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन रहेगा, तो न्यूक्लियस में ये एक प्रोटॉन होगा और ये चारों साइड क्या है, उसका इलेक्ट्रॉन है। तो ये सिंपल फिगर, एक बोर्स मॉडल में जो दिखाते हैं सिंपल की, इस तरह का एक सर्कल है। देखो ये सर्कल एक्चुअली वहाँ प्रेजेंट होता नहीं है, वहाँ पे दिखता नहीं है कि हाँ वहाँ कोई सर्कल है एक्चुअली, क्योंकि वो सर्कल एक्चुअली उसका एनर्जी वेवलेंथ है कि हाँ यहाँ पे इस एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे रिवॉल्व करेगा, उससे ज़्यादा एनर्जी वाला जो होगा वो इससे ज़्यादा दूर रिवॉल्व करेगा, उससे ज़्यादा एनर्जी वाला इससे ज़्यादा दूर रिवॉल्व करेगा। वो वहाँ पे ऐसा कोई फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता है।
तो किसी भी हाइड्रोजन में बहुत सारे ऐसा ऑर्बिट्स होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही ऑर्बिट होगा। फर्स्ट ऑर्बिट वो ज़्यादा एनर्जी देंगे तो दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा, और ज़्यादा एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तीसरे ऑर्बिट में चला जाएगा, और वही अगर तीसरे से दूसरे में आएगा तो इसमें से एनर्जी रिलीज हो जाएगा। उस इलेक्ट्रॉन में से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। जो कि एनर्जी रिलीज होगा वही क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में इधर से उधर जाता है तो क्या निकालता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालता है। तो जो भी हाइड्रोजन का अगर हम इमिशन देखें तो हाइड्रोजन जब इमिशन करता है तो एक ब्लूइश लाइट निकालता है। कैसा लाइट निकालता है, ब्लूइश लाइट निकालता है, जिसको अगर हम प्रिज्म से होकर पास करें और उसके बाद उसको देखें तो अलग अलग लाइंस स्पेक्ट्रम निकालता है, जिसमें बहुत सारे लाइंस होते हैं विजुअल रीजन में। लेकिन उसका सिर्फ विजुअल रीजन में नहीं निकलता है, उसका अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रीजन में भी निकलता है। तो उसके जो लाइंस है उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 7 टाइप के होते हैं उसके लाइंस, इमिशन लाइंस। किसके, हाइड्रोजन के इमिशन लाइंस। तो 7 के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट जो है, सबसे फर्स्ट वो है लाइमन सीरीज। तो फर्स्ट है लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो है, मान लो ये एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अलग अलग ऑर्बिट में, मान लो सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व कर रहा है और जब वो फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो उसमें से एनर्जी रिलीज होगा। जब वो एनर्जी रिलीज होगा तो जो भी फर्स्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन आए, चाहे वो सेकेंड से आए, थर्ड से आए, फोर्थ से आए, फिफ्थ से आए, सिक्स से आए, सेवेंथ से आए, ये सभी एक टाइप का एनर्जी रिलीज करेगा, जिसको हम किस में रखते हैं, लाइमन सीरीज में रखते हैं। किस में रखते हैं, लाइमन सीरीज में रखते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो हम लोग को दिखता नहीं है। क्यों, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रीजन में होता है। किस रीजन में होता है, अल्ट्रावायलेट रीजन में, मतलब आंखों से नहीं दिखता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलता है लाइमन सीरीज वाला सारे इलेक्ट्रॉन्स। मतलब लाइमन सीरीज का वेवलेंथ कब निकलेगा, जब हायर लेवल से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, लाइमन सीरीज का रेडिएशन निकालेगा। सेकेंड क्या होगा, बामर सीरीज, जो कि बामर साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया था। तो बामर सीरीज में क्या है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन 2 से ज़्यादा, मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा या इससे ज़्यादा वाले ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में आएगा तो बामर सीरीज का रेडिएशन निकालेगा। किस सीरीज का रेडिएशन निकालेगा, बामर सीरीज का रेडिएशन निकालेगा। तो जैसे कि ये एटम में इलेक्ट्रॉन है जो तीसरा में घूम रहा है, दूसरा में आएगा तो बामर निकालेगा, चौथा से दूसरा में आएगा तो भी बामर सीरीज का निकालेगा, पांचवा से दूसरा में आएगा तो भी बामर सीरीज का निकालेगा, छठा से दूसरा, ऐसे अनगिनत ऐसा रहता है ऑर्बिट्स। उसमें से अगर सेकंड में आएगा तो किसका सीरीज का रेडिएशन निकालेगा, बामर सीरीज का। लेकिन यही एकमात्र ऐसा सीरीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो विजिबल है ह्यूमन आई के, क्योंकि इसमें कलर्ड विजुअल रीजन में निकालेगा स्पेक्ट्रम इसका, तो वो हमको दिखता है बामर सीरीज वाला। लाइमन सीरीज वाला नहीं दिखता है क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रीजन में इसका रेडिएशन निकलता है। बामर सीरीज का सिर्फ दिखता है, इसके आगे जो भी है वो भी नहीं दिखेगा, सिर्फ बामर सीरीज वाला दिखता है। थर्ड हो गया पास्चेन सीरीज। एक मिनट, थर्ड हो गया पास्चेन सीरीज। पास्चेन सीरीज, तो पास्चेन सीरीज का जो रेडिएशन है वो कब निकलेगा, जब फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स या उस फोर्थ से ज़्यादा, फोर्थ या फोर्थ से ज़्यादा वाला इलेक्ट्रॉन थर्ड में आए। किस में आए, थर्ड में। तो मान लो एक बेसिक मैं बता देता हूँ, जैसे ये प्रोटॉन हो गया यहाँ पे, तो अगर इलेक्ट्रॉन मान लो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसा ही आगे चल जाओ सिक्स्थ, ये चले जाओ सेवेंथ, ठीक है। तो जब ये थर्ड में आता है, थर्ड में, इससे आगे कोई भी जो ऑर्बिट है उसमें से अगर थर्ड में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्या आ जाएगा, थर्ड में आ जाएगा, तो ये पास्चेन सीरीज का रेडिएशन निकालता है, ठीक है। चाहे वो फोर्थ से आ जाए, फिफ्थ से आ जाए, सिक्स से आ जाए या अदर जो ऑर्बिट्स है उससे आ जाए, तो पास्चेन का। सेकेंड में आएगा तो बामर का, और फर्स्ट में आएगा कहीं से भी इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा, लाइमन सीरीज का निकालेगा। तो ये 3 सीरीज जान गए। अब फोर्थ सीरीज होता है ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज में क्या होगा, ऐसे ही ये फोर्थ में अगर आएगा
किसी भी अदर ऑर्बिट से फोर्थ में अगर आएगा तो ब्रैकेट सीरीज का हो जाएगा। तो पास्चन और ब्रैकेट सीरीज का जो रेडिएशन है वो इंफ्रारेड रीजन में होता है, ये अल्ट्रावायलेट रीजन में है लाइमन सीरीज का, और ये दोनों का क्या है इंफ्रारेड में, और ये तो विजुअल रीजन में है, गामा सीरीज का क्या है विजुअल रीजन में। तो सिर्फ ये वाला जो है वो दिखता है और ये सब नहीं दिखता है, ये अल्ट्रावायलेट रीजन में है और ये क्या है इंफ्रारेड रीजन में है। फिफ्थ में होगा ब्रैकेट के बाद फंड, PFUND, इसको पढ़ते हैं फंड, यहाँ P साइलेंट है, ठीक है। तो फंड सीरीज में जो है मतलब पांचवें वाले ऑर्बिट में आएगा, किससे छठा या उससे बड़ा जो ऑर्बिट होगा उससे पांचवें में अगर आएगा तो क्या होगा फंड सीरीज का होगा। तो यहाँ भी अगर उसका रिप्रेजेंटेशन देखें तो हायर सीरीज से किस में आ रहा है फिफ्थ में आ रहा है, तो वो किस तरह का रेडिएशन निकालेगा फंड सीरीज का। और ये सिक्स जो सीरीज है वो हम्फ्री सीरीज है, जो कि तब प्रोड्यूस होगा जब सिक्स्थ ऑर्बिट में आएगा उससे बड़े ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन। तो जो रेडिएशन प्रोड्यूस होगा वो हम्फ्री सीरीज का रेडिएशन होगा, जो कि क्या है वो भी इंफ्रारेड रीजन का ही है, लेकिन फार इंफ्रारेड, मतलब इंफ्रारेड में दूर वाला इंफ्रारेड है वो इंफ्रारेड सीरीज का है। तो ये अल्ट्रावायलेट और ये तीनों इंफ्रारेड, और ये सिर्फ जो गामा सीरीज का है वो विजुअल रीजन्स में हम देखते हैं। अगर आप देखें कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे रिट्ज इक्वेशन के बारे में, जिसका इक्वेशन है 1/λ = R 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। कि अगर मान लो कि सेकेंड से फर्स्ट में आ रहा है कोई रेडिएशन तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, ये n1 में फर्स्ट आ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा सेकेंड, तो उसका वेवलेंथ हम आसानी से इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये इक्वेशन कहाँ से आया, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियोज अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको रिकमेंड हो सके और हमारा भी ग्रोथ हो, हम लोगों को एप्रिसिएशन लगे कि हाँ कोई तो ऐसा अप्रिशिएट कर रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।